तो पे ऑफ चार्ट फ्यूचर में क्या होता है, देखिए सिंपल सा है। आप चाहे लॉन्ग पोजीशन ले या शॉर्ट पोजीशन ले, उसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस होता है। लेकिन यहां पे लिखा है अनलिमिटेड लॉस। आपको मैं नॉर्मल चीज बताऊं, किसी का प्राइस 100 है और वो गिर के जीरो ही हो सकता है, तो आपका लॉस 100 रुपीज ही होगा अगर आपने शॉर्ट किया तो। लेकिन यहाँ पे थ्योरेटिकल लिखा है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस। तो ये जानना जरूरी है कि पे ऑफ चार्ट कैसा होता है। आपने लॉन्ग फ्यूचर लिया है, आपने बाय किया है, ठीक है, पे ऑफ में आपने बाय किया है फ्यूचर, ठीक है, 100 रुपीज में एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया है। अगर वो एक्सपायरी वाले दिन 150 चले जाए और आपने तो 100 में बाय किया, तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा, 50 का। ठीक है। सेम, अगर 100 में आपने बाय किया, वो 70 चला जाए तो 30 का लॉस होगा। ठीक है। लीनियर पे ऑफ होता है फ्यूचर के चार्ट्स में, लीनियर पे ऑफ होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। हमेशा क्वेश्चंस आते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, किस टाइप के पे ऑफ होते हैं, तो लीनियर पे ऑफ होता है फ्यूचर में। ठीक है, इसको भूलिएगा मत। लॉस भी अनलिमिटेड एंड प्रॉफिट भी अनलिमिटेड। जैसे आपने 100 में बाय किया, जितना ऊपर गया आपका प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन लॉस भी ऐसे नीचे देखिए तो लॉस भी उतना ही हो रहा है। ठीक है। तो अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस। ठीक है, ये ऐसा बनता है लीनियर। आपने बाय किया, यहां से प्रॉफिट, इधर लॉस। ठीक है। शॉर्ट फ्यूचर, शॉर्ट मीन्स आपने सेल किया है। ठीक है, 100 पे सेल किया है, तो 100 से नीचे जितना जाएगा वो आपका प्रॉफिट है, लेकिन 100 से ऊपर जितना जाएगा वो आपका लॉस होगा। ठीक है, इसको शॉर्ट फ्यूचर्स बोलते हैं। सेम डायग्राम होता है, जस्ट मिरर इमेज। यहां पे देखिए इसका जस्ट उल्टा बनता है कि 100 से जितना नीचे जा रहा है वो आपका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। और लॉस 100 से ऊपर जितना चला जाए, 100 से हो सकता है 1000 रुपए भी चला जाए, लेकिन शॉर्ट की हो तो 100 से मैक्सिमम जीरो ही जाएगा। वो भी प्रैक्टिकली नहीं जाते, कई जगह एफएनओ में ट्रेडिंग बैन हो जाती है। ठीक है। फ्यूचर प्राइसिंग कैसे डिसाइड की जाती है, तो दो फ्यूचर प्राइसिंग के दो टेक्निक है। एक होता है कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल और एक्सपेक्टेशन मॉडल। ठीक है। मैंने आप सभी को अनम्यूट किया हुआ है, प्लीज रिलेवेंट क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैरी, कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल को बोलते हैं नो आर्बिट्राज मॉडल। इसमें यह एज्यूम किया जाता है कि मार्केट इफिशिएंट है, आर्बिट्राज के कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मींस मिस प्राइसिंग फ्यूचर प्राइसिंग फ्यूचर के में पॉसिबल नहीं है। ठीक है। आर्बिट्राज किसको बोलते हैं, मिस प्राइसिंग किसी असेट्स में होती है मिस प्राइसिंग, तो वहां पे आप आर्बिट्राज करते हो और मिस प्राइसिंग से आप अपॉर्चुनिटी करके 1 2 रुपए 4 रुपए जो भी डिफरेंस है मिस प्राइसिंग में, उतना प्रॉफिट आप बनाते हो। ठीक है। सर, तो यस यस, ये कॉस्ट ऑफ कैरी कल का ही है क्या? कॉस्ट ऑफ कैरी पूरे आपको चैप्टर 3 4 5 में दिखेगा। सर यस। वो कल के सिमिलर ही है ना, जो आपने कल डेफिनेशन सिमिलर बताई नहीं थी? है, उस उससे डिटेल में है ये। ओके ओके। जो अपन कल से पढ़ रहे हैं ना, उसके आगे ही पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है। ओके लेकिन ओके कॉस्ट ऑफ कैरी हर जगह आएगा। अभी पूरा ओके चैप्टर 3 कॉस्ट ऑफ कैरी आर्बिट्राज के ऊपर ही डिपेंड है। आर्बिट्राज रियल मार्केट में काम नहीं आता है, लेकिन यहां पे थ्योरेटिकल वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो एक छोटा सा अंडरस्टैंड करो कि फॉरवर्ड और फ्यूचर पोजीशन इन स्टॉक कैन क्रिएटेड इन फॉलोइंग मैटर फॉलोइंग मैनर। या तो आप फॉरवर्ड एंड फ्यूचर में एंटर किए, ठीक है, या तो आपने क्रिएट किया सिंथेटिक फॉरवर्ड या फ्यूचर पोजीशन। आपने ये वर्ड सुना होगा सिंथेटिक फ्यूचर। क्या होता है सिंथेटिक फ्यूचर, आप स्टॉक को बाय करते हो कैश में और कैरी करते हो फ्यूचर डेट तक। ठीक है। तो आप स्टॉक को बाय कर रहे हो तो स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी द असेट फ्रॉम टुडे टू फ्यूचर शुड बी इक्विवेलेंट टू द फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आप ये बात समझ में आई आपको, कि मैंने कैश में खरीदा और मैं उसको फ्यूचर डेट तक अपने पास रख रहा हूं, तो उसका जो कॉस्ट है टोटल प्राइस, वो इक्वल होना चाहिए फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस से। ठीक है। अगर वो दोनों प्राइस सेम नहीं है, इफ दिस प्राइस आर नॉट सेम,
इट विल ट्रिगल आर्बिट्राज, मिस प्राइसिंग है। और तब तक होगी जब तक दोनों प्राइस, कैश और फ्यूचर मार्केट के जो प्राइस में जो डिफरेंस है वो सेम ना हो जाए। कैश एंड फ्यूचर मीन्स आज यानी कि अपन ने कॉस्ट ऑफ कैरी से निकाला कि फ्यूचर प्राइस क्या होना चाहिए, तो हमको पता चल गया कि यहाँ पे फेयर प्राइजेस नहीं है। ठीक है, तो सिंथेटिक फ्यूचर पोजीशन इज द फेयर प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये पॉइंट याद रखिएगा। फेयर प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग। फेयर प्राइस मीन्स स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइन मीन्स कैश प्राइस और कॉस्ट ऑफ कैरी दोनों को मिलाकर फ्यूचर प्राइस बनता है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ कैरी इन फाइनेंशियल एसेट्स में क्या क्या और चार्जेस जुड़े होते हैं, उसमें है ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कस्टोडियल चार्जेस, फाइनेंशियल कॉस्ट। ठीक है, कमोडिटीज में वेयर हाउस और इंश्योरेंस कॉस्ट भी होता है। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। जितनी चीजें मैं बॉक्स बना रहा हूं उसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है नो आर्बिट्राज बॉन्ड। कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ फ्यूचर ट्रांजेक्शन लाइक मार्जिन, आपको मार्जिन देना होता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट मींस कमीशन देना पड़ता है, टैक्सेस देने पड़ते हैं। ठीक है, क्रिएट डिस्टॉर्शन एंड मूव द मार्केट अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम। तो दिस कॉस्ट कंपोनेंट क्रिएट नो आर्बिट्राज इन मार्केट, यानी कि आर्बिट्राज होना ही नहीं चाहिए ऐसा मानते हैं, और होता भी है। बहुत रेयरली ही ऐसे अवसर मिलते हैं कि मिस प्राइसिंग हो। ठीक है, तो नो आर्बिट्राज बॉन्ड किसको बोलते हैं? Every component of carrying cost contribute toward widening of the no arbitrage bond. We should appreciate the wider the no arbitrage bond, further the market are from the equilibrium. For the market to be efficient, different cost of operating in market should be low as possible. ठीक है, लोअर कॉस्ट विल नैरो द आर्बिट्राज बॉन्ड। अगर कॉस्ट लो है तो आर्बिट्राज बॉन्ड भी लो होगा। ठीक है, यानी कि उसमें डिफरेंस एक जीरो के बराबर होगा। ठीक है, फिर एक्सटेंशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैरी टू द असेट जनरेटिंग रिटर्न। तो कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल बाय एडिंग द इनफ्लो ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। अंडरलाइंग असेट लाइक सिक्योरिटीज में हैव सर्टेन इनफ्लो। अंडरलाइंग सिक्योरिटीज में क्या क्या इनफ्लो होता है? डिविडेंड मिलता है इक्विटीज में, और इंटरेस्ट मिलता है डेब्ट सिक्योरिटीज में। ठीक है, ड्यूरिंग द होल्डिंग होल्डिंग पीरियड आपने अगर कैश में वो शेयर्स को रखा है तो आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड। और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स रखा है, बॉन्ड्स रखे हैं, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इन फ्लो जो कैश हो रहा है डिविडेंड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो उसको एडजस्ट किया जाता है कंप्यूटेशन ऑफ फेयर फ्यूचर प्राइस। तो फेयर फ्यूचर प्राइस में हुआ स्पॉट प्लस कैश कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस इनफ्लो। मैथमेटिकल फॉर्मूला ये होता है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज के टाइम में तो अपने को मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करके तो नहीं निकालना पड़ता फ्यूचर। फ्यूचर प्राइस तो ऑटोमेटिक मार्केट में अपने पास अवेलेबल होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, कभी कभार पूछता है। लेकिन फेयर फ्यूचर प्राइस में डिविडेंड को, इनफ्लो को माइनस किया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। आज की अगर मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों से शेयर करूंगा तो प्लीज उसमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव, दोनों वेलकम है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि कुछ मैं ऐड करूं तो भी बता दीजिएगा। मेरा तो बस ये मकसद है मैं आपको बेसिक अच्छे से सिखा दूं। बाकी एग्जाम तो छोट, ये सब एग्जाम आप एक बार पास कर लेंगे आपको भी लगेगा कि इसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन सर हाँ हाँ, सर जैसे आप जब एग्जाम से पहले एक बार आप कोई हमारा टेस्ट वगैरह लोगे? नहीं टेस्ट लूंगा लेकिन उस टाइप का टेस्ट नहीं होगा। मैं बस आप लोगों को क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके हम्म, आंसर आप लोग कितने राइट करते हो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपका स्कोर क्या आएगा। ठीक ठीक है, है, हाँ यही वाला। हाँ ऐसे ही। हाँ हाँ, तो आपकी मेहनत के ऊपर है। ठीक है, एजम्पशंस क्या होते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल में? ठीक है, द अंडरलाइंग इज अवेलेबल इन एब्यूटेंस इन कैश मार्केट। डिमांड एंड सप्लाई इन अंडरलाइंग असेट्स आर नॉट सीजनल। ठीक है, होल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ अंडरलाइंग असेट इज इजी एंड फिजिबल। अंडरलाइंग असेट्स को सोल्ड शॉर्ट भी किया जा सकता है।
ट्रांजेक्शन कॉस्ट कुछ भी जीरो होना चाहिए, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, नो टैक्सेस एंड नो मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो ये अजम्पशंस होता है कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल में, मीन्स इन सभी चीजों को इग्नोर किया जाता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट्स? अब देखिए जो क्वेश्चन आता है यहां से हमेशा आता है, ऑलवेज। आपको पता है चैप्टर 3 जो है वो उसमें 20% क्वेश्चन आते हैं। अगर आप चाहो ना तो 20 आउट ऑफ द 20 या तो एटलीस्ट 18%, 18 क्वेश्चन तो आप राइट कर सकते हो। ठीक है, तो कन्वीनियंस यील्ड क्या होता है? फेयर प्राइस ऑफ फ्यूचर क्या होता है? स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस इनफ्लो। ठीक है, ऐसा अपन ने देखा है। लेकिन होता क्या है, देखिए जनरली जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, जैसे फ्लड आ गया आपके रीजन में, ठीक है, बाढ़ आ गई, जैसा अभी देख रहे हो आपको देश दुनिया में ऐसा आ रहा है, बहुत जगह हालत खराब है। तो उस समय क्या होता है, जो पब्लिक होती है वो स्टार्ट कर देती है स्टोरिंग एसेंशियल कमोडिटीज लाइक ग्रेन्स, वेजिटेबल, एनर्जी प्रोडक्ट या हीटिंग ऑयल। ठीक है, तो ह्यूमन की टेंडेंसी क्या होती है कि वो चाहता है 2 रोटी खाना, लेकिन कंज्यूम कितना करता है? 10 रोटी। ठीक है, आपको पता है कि आप कितना कितना खाना खाते हो उतना आपको पता है, लेकिन वो कंज्यूम कितना करते हैं उसके टाइम्स। तो उससे क्या होता है, सडनली डिमांड इंक्रीज हो जाती है, क्रिएट हो जाती है कैश मार्केट में। उससे क्या होता है, इनडायरेक्टली अंडरलाइंग असेट्स के भी प्राइस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इन दिस सिचुएशन पीपल डिराइव कन्वीनियंस जस्ट बाई होल्डिंग द असेट्स। आपको बढ़िया फील हो रहा है कि मेरे पास तो बहुत सामान है और मैं जब तक चाहूं रखा हूं, मेरे को एक सुकून है, सुकून है दिमाग में। तो इसको बोलते हैं कन्वीनियंस यील्ड। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ये बॉक्स में बना दे रहा हूं। इसका इक्विटी एंड डेरिवेटिव मार्केट, इक्विटी एफएनओ ट्रेड में तो कहीं इसका कोई कुछ ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन ये यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कन्वीनियंस यील्ड किसके लिए होता है? कमोडिटीज के लिए। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वे दे यूज इट फॉर परसीव इट। ठीक है, पीरियड डिफरेंट हो सकते हैं। कन्वीनियंस इज सब्जेक्टिव इशू एंड वेरी डिफिकल्ट टू प्राइस। ठीक है, तो कन्वीनियंस यील्ड में समटाइम में डोमिनेट द कॉस्ट ऑफ कैरी विच लीड फ्यूचर टू ट्रेड एट डिस्काउंट टू द कैश मार्केट। ठीक है, तो देखिए यहां पे एक क्वेश्चन आता है, क्या लिख रहा है? फ्यूचर टू ट्रेड एट डिस्काउंट टू द कैश मार्केट। इसे बोलते हैं रिवर्स आर्बिट्राज। इसमें क्यों पॉसिबल नहीं होता है? बिकॉज आप कमोडिटीज को शॉर्ट नहीं कर सकते कैश मार्केट में। ठीक है, रिवर्स कैश एंड कैरी। ठीक है, कैश एंड कैरी होता है एक, रिवर्स एंड कैश एंड कैरी होता है। ठीक है, रिवर्स आर्बिट्राज कैसे होता है? ठीक है, फिर होता है, ये यहां तक समझ में आया आपको? ये चीजें समझ में आई आपको? नो ए- सर, एक बार दोबारा बता सकते क्या दीजिए? चीज समझ में नहीं आई आपको? सर यही वाला कन्वीनियंस, नहीं, उसमें क्या चीज समझ में नहीं आया आपको? कि कैश मार्केट में कैसे होता है आर्बिट्रेज। मतलब कि आर्बिट्राज कमोडिटी मार्केट, वो कमोडिटी मार्केट हम मतलब शॉर्ट सेल क्यों नहीं? शॉर्ट सेल अलाउ ही नहीं है तो नहीं होता है। ओके। और कैश मार्केट, ठीक है। कैश में आप बाय कर सकते हो। देखो क्या होता है कि हम्म। कैश मार्केट में आप कमोडिटीज को सेल नहीं कर सकते, यानी शॉर्ट की पोजीशन नहीं ले सकते। जैसे स्टॉक्स में है ना, स्टॉक्स में जब इक्विटी में क्या है, जब तक आपके पास वो खुद डिलीवरी में अवेलेबल नहीं है तो आप उसको शॉर्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे हैं ना, जो एफएनओ में नहीं है उसके अलावा, तो उसको आप कैश में शॉर्ट कर पाते हो क्या आज के डेट में? यस। सिर्फ इंट्राडे में कर सकते हैं शॉर्ट। इंट्राडे में जब तक आपके पास स्टॉक नहीं है, एफएनओ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कैश में नहीं कर आप सकते, नहीं कर सकते। आपके पास स्टॉक डिले आपके डीमैट अकाउंट में नहीं है, आपको अलाउ कैसे होगा? पहले होता था, लेकिन अभी होता है क्या? नहीं, अभी नहीं होता ऐसा। नो वैसी सर, कब? हाँ, बट ये हो सकता है कि अगर हमारे पास डिलीवरी पड़ी है तो हम उसको इंटरडे में शॉर्ट कर सकते हैं। तो वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे हाँ। कैश, हाँ ना, आपके पास
कैश यानी कि डीमेट में वो शेयर्स अवेलेबल है तब आप उसको हाँ शॉर्ट कर सकते हो, हाँ लेकिन कैश मार्केट में कमोडिटीज को शॉर्ट नहीं कर सकते आप। हाँ ठीक है, ये रूल है, इसको इसको वाई में तो मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो कन्वीनियंस यील्ड मीन्स आप अपने जरूरत से ज्यादा आपने स्टोर करके रखा है कमोडिटीज को, तो उसके कारण क्या हो रही है कि जबरदस्ती का प्राइस बढ़ रहा है। जैसे जब लॉकडाउन आया था, कोविड का टाइम था, तो उस समय लोगों ने स्टोर करके रखा था, लेकिन उस समय जरूरत थी उनको। ठीक है, कोई पेंडेमिक आ रहा है तो आप तो चाहोगे ना कि आपकी फैमिली सेफ रहे, लेकिन क्या होता है कि इतने की जरूरत है, महीने 2 महीने 3 महीने की, 3 महीने के कमोडिटीज की आपको जरूरत थी, लेकिन आपने स्टोर कर लिया साल भर का राशन। ठीक है, ठीक है, वो हमारे माइंड में है कि हो सकता है हमको साल भर की जरूरत हो, लेकिन उसके कारण प्राइस तो बढ़ गए ना, ये चीज होती है। तो ये होता है कन्वीनियंस हिल्ट। एक्सपेक्टेशन मॉडल ऑफ फ्यूचर प्राइसिंग। ठीक है, एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस के तहत इट इज नॉट द रिलेशन बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइस, but that expected spot and future price which move the market, especially in case when the asset cannot be sold short or cannot be stored। या तो उसको आप शॉर्ट भी नहीं कर सकते और स्टोर भी नहीं कर सकते। तो फ्यूचर प्राइस इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस। इसका मतलब समझे, समझा आपने कि एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस यानी कि आज 100 रुपए प्राइस है कैश में, तो मुझे लग रहा है आने वाले 2-3 महीने बाद उसका कैश में प्राइस हो सकता है 120 हो, 180 हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि वो प्राइस बढ़ सकता है। ठीक है, तो दिस इज वाई मार्केट पार्टिसिपेंट वुड एंटर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि आने वाले टाइम में स्पॉट प्राइस भी उसका बढ़ेगा। ठीक है, तो फ्यूचर कैन बी ट्रेड एट प्रीमियम और डिस्काउंट टू द स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। ठीक है, फ्यूचर प्राइस गिव मार्केट पार्टिसिपेंट अ इंडिकेशन ऑफ एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द स्पॉट प्राइस इन द फ्यूचर। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड प्राइस है कि मुझे लग रहा है कि स्पॉट प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। क्लियर हुआ ये चीज? या आती है, ये सब चीजें आते हैं। आप 20% वेटेज वाले चैप्टर्स को आप सोचोगे कि मैं नोट्स पढ़ के जाऊं और पास हो जाऊं, या फिर शॉर्टकट में पास हो जाऊं, नॉट पॉसिबल। आपको उन्हीं चैप्टर को ज्यादा फोकस करना है जिसमें 20% वेटेज दिया गया है, बाकी चीजें तो बन जाती है। ये सब चीजें क्या है कि मार्केट में कहीं प्रैक्टिकली अपन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर आप मेरे साथ एग्री हैं तो बताइए, होता है ना ये सब चीजें। अब देखिए, यहां पे एक चीज लिखा हुआ है, कॉन्टेंगो मार्केट और बैकवर्डेशन। ये क्वेश्चन हमेशा आएगा, एक ना एक तो आता ही है। अगर फ्यूचर प्राइस हाई है स्पॉट प्राइस से, ठीक है, तो मार्केट पार्टिसिपेट में एक्सपेक्ट स्पॉट प्राइस टू राइज इन नियर फ्यूचर। फ्यूचर प्राइस 110 है, स्पॉट प्राइस मान लीजिए 100 है, तो मार्केट के पार्टिसिपेंट को क्या लग रहा है कि स्पॉट प्राइस भी 100 से 110 पहुंचेगा। तो ऐसे मार्केट को बोलते हैं कॉन्टेंगो, जहां फ्यूचर प्राइस हाई होता है स्पॉट प्राइस से, और जहां फ्यूचर प्राइस लो होता है स्पॉट प्राइस से उसको बोलते हैं बैकवर्डेशन मार्केट। क्लियर? ये समझ में आया कॉन्टेंगो और बैकवर्डेशन? यस सर, यस सर। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस को गलत मत करिएगा। आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग अच्छे नंबर लाएं, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, लाइव क्लास ले रहा हूं, रिकॉर्डिंग भी नहीं दे रहा हूं। नहीं तो मेरे पास रिकॉर्डिंग इतनी पड़ी है कि उसको भी मैं अगर मैं एक एक रिकॉर्डिंग बना के भी दे दूं, वो कोई फायदा नहीं होता, कोई कोई रिकॉर्डिंग नहीं देखता है। एग्जाम चले जाते हैं, लोगों के एग्जाम आते हैं, एग्जाम आने के बाद लोग जो भी रिजल्ट आए, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, फिर होता है प्राइस डिस्कवरी एंड कन्वर्जेंस ऑफ कैश एंड फ्यूचर प्राइस ऑन एक्सपायरी। तो एक्सपायरी में क्या होता है? सेटलमेंट। लास्ट क्लास में आपने देखा था कि सेटलमेंट कैसे होता है। जो कैश में प्राइस चल रहा है, स्पॉट प्राइस यानी कैश में जो प्राइस चल रहा है, उसी प्राइस पे फ्यूचर भी सेटल होगा। फ्यूचर प्राइस किस में सेट होता है? सेटलमेंट कौन से प्राइस पे होता है? कैश मार्केट के प्राइस में सेटलमेंट होता है। ठीक है, फ्यूचर प्राइस कोई भी कुछ भी चल रहा हो,
लेकिन सेटलमेंट तो कैश के ही प्राइस में होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा है। अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट होता है यूज ऑफ फ्यूचर। पहला हो हेजर्स होते हैं। हेजर्स कौन होते हैं? कॉरपोरेशंस, यानी बड़े कॉरपोरेट जिनके पास बहुत सारा स्टॉक उन्होंने स्टोर करके रखा है अपने पास, या उन्होंने बाय करके रखा है। इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस, उसमें एल आई एस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस, और बैंक्स भी आ सकते हैं, बैंक एंड गवर्नमेंट। ये सभी डेरिवेटिव प्रोडक्ट यूज करते हैं टू हेज और रिड्यूस देयर एक्सपोजर टू मार्केट वेरिएबल सच एज इंटरेस्ट रेट, शेयर वैल्यू, बॉन्ड प्राइस, करेंसी एक्सचेंज एंड कमोडिटीज प्राइस। इसको हमेशा याद रखिएगा। ये जो बॉक्स मैंने बताया कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है, उनको किस चीज का डर होता है? पहला इंटरेस्ट रेट से, शेयर की वैल्यू से, बॉन्ड प्राइस से, करेंसी एक्सचेंज रेट से एंड कमोडिटीज प्राइस से। तो हेजर्स क्या करते हैं? अपने पोजीशन को हेज करके रखते हैं कि हमको ना ज्यादा प्रॉफिट भी ना हो चलेगा, लेकिन लॉस हमको ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होते हैं हेजर्स। फिर स्पेकुलेटर या ट्रेडर्स कौन होते हैं? हम जैसे रिटेलर्स या प्रोफेशनल ट्रेडर्स। ट्रेडर्स जिनको लगता है, जो चार्ट देख रहे हैं, जो फंडामेंटल देख रहे हैं, जो मार्केट को डीपली स्टडी कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि आने वाले 1 वीक 2 वीक्स में पर्टिकुलर कोई स्टॉक है, वो बड़ा बड़ा मूवमेंट देने वाला है, अप साइड और डाउन साइड। तो वो उसको कैलकुलेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो फ्यूचर बाय करते हैं या सेल करते हैं। अगर उनके अकॉर्डिंग मार्केट जाता है तो उनको प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं जाता है मार्केट तो उनको लॉस भी बड़ा होता है। इसलिए बोलते हैं ना कि एफएनओ या लीवरेज, लीवरेज लेते हैं ट्रेडर्स। क्या होते हैं? अगर 1 लाख का ट्रेड लेना है तो इनिशियल मार्जिन 10% उन्होंने दिया है इन्हें, 10%, और 10% मार्जिन से 1 लाख का ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, या 1 करोड़ का ट्रेड लेने के लिए 10 लाख की जरूरत है। ठीक है, अब क्या होता है कि प्रॉफिट, ये तो सर फ्यूचर में होता है ना। हाँ तो ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं अपन, ट्रेडर्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, लीवरेज लेते हैं अपन, तो क्या होता है? वो डबल एज है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो बड़ा प्रॉफिट, लॉस हुआ तो बड़ा लॉस। तो लीवरेज का नुकसान होता है, वो डबल एज स्वॉर्ड बोला जाता है। ये वर्ड याद रखिएगा। कई बार यहां से भी क्वेश्चन आता है, एक छोटा सा मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। रिस्कियर होता है, फिर भी ट्रेडर्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनके प्रोबेबिलिटी में गया मार्केट तो बड़ा प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे लॉस तो लिखा हुआ है, लेकिन स्टॉप लॉस भी तो चीज होती है, लोग स्टॉप लॉस भी तो लगा के रखते हैं, तो उनका लॉस लिमिटेड रहता है। ठीक है, तो डबल एज स्वॉर्ड क्या होता है? लीवरेज। ठीक है, ऑल क्लियर यहां तक? लीवरेज क्या है समझ में आया आपको लोगों को? यस, यस। ठीक है, नेक्स्ट है आर्बिट्राजर। ये कौन होते हैं? अगर सर ये किस, मार्केट के हाँ हाँ, डिफरेंस का बेनिफिट उठाते हैं। मिस प्राइसिंग का जो बेनिफिट उठाते हैं, मिस प्राइसिंग का जो बेनिफिट उठाते हैं उनको बोलते हैं आर्बिट्राजर। इनका रिस्क फ्री प्रॉफिट होता है। मिस प्राइसिंग अगर उनको मार्केट में दिखा तो साइमल्टेनियसली नहीं, एक साथ बाय करेंगे और अचानक से वो सेल कर देंगे। जहां पे प्राइस कॉस्टली है, यानी कि ज्यादा है, वो वहां पे वो सेल करेंगे, और जहां कम है वहां से बाय करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे जो आर्बिट्राजर है ना, वो ज्यादा टाइम के लिए एक्टिव नहीं रहते मार्केट में, या आपको दिन भर थोड़ी मिस प्राइसिंग दिखेगी। और ये तब तक करते हैं, जैसे 100 में बाय किया, 102 में सेल किया, तब तक करते हैं जब तक दोनों जगह प्राइस का जो गैप है वो फुलफिल ना हो जाए, या दोनों का गैप जीरो ना हो जैसे जाए। यस यस, जैसे सर एक्सपायरी के टाइम पे सर अगर फ्यूचर महंगा चल रहा हाँ है, हाँ, सपोर्ट में अगर 5 रुपए का भी अंतर है तो ये वहां पर वो अलग बेनिफिट चीज कम है, होते हैं वो महंगा अलग सपोर्ट और चीज है, लेकिन फ्यूचर में। आर्बिट्राजर जो, नहीं नहीं वो अलग चीज है। आप आर्बिट्राजर हो, आप साइमल्टेनियसली बाय और सेल करोगे, पता भी नहीं चलता मार्केट में कब आर्बिट्राजर आए और चले गए। हमको जो दिख रहा है 5 रुपए महंगा है 10, वो अलग चीज है, वो ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज है। ठीक है, वो भी आपने कैसी सीखी है वो आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पे आर्बिट्राजर की बात हो रही है।
जो प्रॉपर कैलकुलेट करते हैं कि फ्यूचर का प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्पॉट प्राइस। वहां पे उनको जो डिफरेंस दिखता है उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेड करते हैं। और ये हाई फ्रीक्वेंसी कंप्यूटर्स में ट्रेड किया जाता है, ठीक है, जो महंगे सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना उसमें ट्रेड किया जाता है, ठीक है। ऐसा और इसमें तो आप ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो मैं बताना ही भूल गया कि एज अ आर्बिट्राजर अगर आप एक रिटेलर घुसेगा, एंट्री लेता है तो उसको क्या क्या पैसे देने पड़ते हैं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ब्रोकरेज, एसटीटी, सब देने पड़ते हैं। वो कॉस्ट तो अपन ने देखा ही नहीं, यानी कि अपन ने अवॉइड किया, लेकिन आर्बिट्राजर को वो सब पैसे नहीं देने पड़ते और उनकी क्वांटिटी भी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो ये होते हैं आर्बिट्राजर्स, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दिया है, अब यहां पे देखिए एग्जांपल, जैसे, ठीक है, मार्केट प्राइस चल रहा है 100, मई फ्यूचर की बात हो रही है, तो वो चल रहा है 110, ठीक है। लॉट साइज है 50। यहां से कैलकुलेशन आते हैं, इसको इसलिए ध्यान दीजिएगा। आर्बिट्राजर क्या करेगा, 100 में बाय करेगा, 110 में उसको सेल कर देगा, क्योंकि 10 रुपए का गैप दिख रहा है उनको, ठीक है। तो उनको 10 रुपए का प्रॉफिट होगा ईच शेयर में, ठीक है। तो एक्सपायरी डेट में क्या होगा, आपने क्या किया है, आपने कैश मार्केट में 100 में बाय किया है, फ्यूचर में 108 में सेल किया है। एक्सपायरी वाले दिन अंडरलाइंग असेट्स 108 पे सेटल होता है, तो कैश मार्केट में आपको प्रॉफिट होगा 8 रुपीज, और फ्यूचर को आपने सेल किया है तो 2 रुपीज वहां पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। लॉट साइज है 50 का, तो टोटल प्रॉफिट 500 पर लॉट, ठीक है। आपने कैश में बाय किया है, फ्यूचर में सेल किया है। आपको अगर एक्सपायरी वाले दिन अंडरलाइंग असेट 95 में क्लोज होता है, तो आपको कितना लॉस होगा, कैश में 5 रुपीज का, फ्यूचर में प्रॉफिट होगा 15 रुपीज का, फिर भी ओवरऑल प्रॉफिट आपका 500 बन रहा है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इंपैक्ट कॉस्ट, ब्रोकरेज, सर्विस टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, इसको कंसीडर नहीं किया गया है, ठीक है। तो ऐसा मिसप्राइसिंग जब वो देखते हैं तभी आर्बिट्राजर एंट्री लेते हैं, ठीक है। अब इट मे बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट द रिस्क दैट आर्बिट्राजर कैरी। आर्बिट्राजर में क्या होता है, अगर इलिक्विड स्टॉक्स है उसमें आप एंट्री लिए तो एग्जिट नहीं कर पाओगे, तो लिक्विडिटी भी होनी चाहिए उन स्टॉक्स में, या कोई भी अंडरलाइंग असेट्स जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए। फिर आपको साइमल्टेनियसली बाय और सेल एक साथ करना है। ऐसा नहीं बाय किए फिर रुक रहे हैं कि नहीं 2-4 रुपया और मिल जाए, नहीं, जो मिला वो अपना, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, एनी डाउट सर? सर हम जब स्टॉक फ्यूचर्स बाय करते हैं तो हाँ, हमें वो कैश में भी चाहिए या लेना चाहिए, मतलब कंपलसरी रहता है या नहीं, डायरेक्ट फ्यूचर ले सकते हैं? कंपल्सरी तो नहीं रहता है, लेकिन अगर आप एक्सपायरी तक रुके तो अगर आपने टाइमली उसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया है तो आपको हाँ। डिलीवरी लेनी या देनी पड़ जाएगी। अगर आपने नहीं दिया, आपका जो डिस्काउंट ब्रोकर जो कि अपन यूज करते हैं उनके पास स्टॉक है ही नहीं, तो आपको पेनाल्टी लगेगा फ्यूचर में, ठीक है। ओके। ओके। इसलिए टाइमली अपने को एग्जिट करना पड़ता है, और एक्सपायरी वाले दिन अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हो तो मार्जिन ज्यादा मांगता है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज बता रहा हूँ। अगर एक्सपायरी तक आप किसी भी स्टॉक में एफएनओ में बने हुए हो, फ्यूचर हो चाहे ऑप्शन हो, एक्सपायरी वाले दिन जो मार्जिन होती है वो ज्यादा मांगी जाती है, डिमांड ज्यादा की रहती है, ठीक है। मतलब क्लियर? अगर हमने स्टॉक फ्यूचर्स लिया और हाँ, वो एक्सपायरी दिन के पहले, मतलब जब भी हमारा स्क्वेयर ऑफ कर दी पोजीशन निकल गई उससे, तो हमें हाँ, पेनल्टी नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपको आपकी पोजीशन एक्सरसाइज करनी पड़ी, डिलीवरी लेनी पड़ी, अगर आपने लॉन्ग किया है, शॉर्ट किया है, तो आपको डिलीवरी देनी है, लेकिन आपके पास तो स्टॉक ही नहीं है, और वो स्टॉक तो लिक्विड भी नहीं है कि आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सको। सर अगर हम अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। अगर हम सर अगर हम आवा अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं तो फिजिकल सेटलमेंट में जाकर के डिलीवरी मार्क होगी ना।
हाँ, डिलीवरी मार्क होगी, वहां पे पेनाल्टी लगेगा, ब्रोकर को लगेगा, ब्रोकर हाँ आपसे लेगा। और उसके बाद इंटरेस्ट रेट भी हाँ लेते हैं उन लोग, कुछ इंटरेस्ट ब्याज भी लगता है अगर आपने टाइमली पैसे नहीं दिए तो एफएनओ गेम बहुत बड़ा है। लोग उसमें क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, बड़ी क्वांटिटीज में। रिटेलर्स क्या करते हैं, छोटी क्वांटिटी में बड़ा प्रॉफिट करना चाहते हैं, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स होते हैं बड़ी क्वांटिटी में छोटा प्रॉफिट करके एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल नॉलेज था जो मैंने बताया। अब यूज ऑफ इंडेक्स फ्यूचर क्या होता है। देखिए, मार्केट में दो टाइप के रिस्क होते हैं, एक होता है सिस्टमेट स्पेसिफिक और मार्केट रिस्क। ठीक है, स्पेसिफिक या अनसिस्टमेटिक, मार्केट और सिस्टमेटिक रिस्क। इसे हाईलाइट कर देता हूं, एक नहीं दो बार ऐसा बॉक्स बना देता हूं। ठीक है, इसे देखना ही देखना है आपको, रिवीजन करना ही करना है। ठीक है, तो स्पेसिफिक या अनसिस्टमेटिक या मार्केट और सिस्टमेटिक रिस्क क्या है। स्पेसिफिक रिस्क क्या होता है, वो कंपनी या इंडस्ट्री के बेस पे, पर्टिकुलर कंपनी में प्रॉब्लम है या इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है। ठीक है, फैक्ट्री के वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, प्रोडक्शन सेल्स डाउन है, या प्रोडक्ट उसका उनका खराब है, तो क्या होता है, स्पेसिफिक कंपनी में रिस्क होता है। ठीक है, कोई भी कंपनी हो। ठीक है, लेकिन इसको अनसिस्टमेटिक रिस्क या स्पेसिफिक रिस्क को आप डाइवर्सिफाइड कर सकते हो, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन से उसे उस रिस्क से को रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सिस्टमेटिक रिस्क है, जैसे मार्केट अचानक से कोई बड़ी न्यूज आ गई, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, एक्सचेंज रेट, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंज आ गए सडनली, तो वो मार्केट रिस्क होते हैं। ठीक है, अगर मार्केट रिस्क है तो ओवरऑल सभी स्टॉक्स के लिए वो इक्वली ही होगा, सभी स्टॉक्स को गिराएगा वो। ठीक है, या रिस्क सभी स्टॉक्स में होगा, डाइवर्सिफिकेशन से आप मार्केट रिस्क को मिटिगेट नहीं कर सकते। तो जो सिस्टमेटिक रिस्क है उसको मेजर कैसे करते हैं, बीटा से, हमेशा याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आता है, आप कोई भी एग्जाम दो, पीएमएस का दो, रिसर्च एनालिस्ट का दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, ये क्वेश्चन कॉमन है, मैं जितने एग्जाम दिए सब में आता है ये। ठीक है, तो सिस्टमेटिक रिस्क बीटा से। बीटा क्या होता है, जैसे स्टॉक का बीटा 2 है, इसका मतलब है कि इंडेक्स अगर 1% मूवमेंट देगा तो आपका स्टॉक 2% मूवमेंट देगा। इंडेक्स अगर 10% ऊपर जाएगा आपका स्टॉक 20% ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक जिसका बीटा 1 से ज्यादा होता है उसको एग्रेसिव स्टॉक बोलते हैं, और ऐसे स्टॉक जिसका बीटा 1 से लो होता है यानी कि बिलो 1, उसको कंजर्वेटिव बोलते हैं। क्लियर, यहां पे कोई प्रॉब्लम? नो सर। यस, नो, ओके। ये क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकालोगे आप, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा हमेशा। जैसे आपके पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक्स हैं जिसका बीटा है 0.5, 1.1, 1.3 एंड 0.9। आपने वेटेज दिया यानी कि 35,000 उसमें इन्वेस्टमेंट है, एक में 15%, एक में 20, एक में 30। ठीक है, तो टोटल बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना है, 0.87। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करेंगे, 0.5 इंटू 0.35, 1.1 इंटू 0.05। ठीक है, ऐसे आप कैलकुलेट करोगे तो बीटा आ जाएगा। ये क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, इसको हल्के में मत लीजिएगा कि इसको छोड़ दिए, नहीं, ये क्वेश्चन बनना ही बनना है, बहुत इजी है, कैलकुलेटर से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टॉक ए का बीटा है 0.5, वेटेज कितना है 35%, तो हुआ इंटू 0.35, इसको सर प्लस ये करते जाना है। हाँ हाँ सर ये वेटेज मतलब हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट रहती है उसमें से हाँ, उसका परसेंटेज है। उसका वेटेज, उसका वेटेज, यानी मेरे पास 100 रुपए है तो 35 रुपया मैंने एक हाँ स्टॉक हाँ में किया है, दूसरे में 15%, 20% या 30%। हाँ हाँ, गॉट इट ठीक सर, है, गॉट तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसका फॉर्मूला है वेटेज इंटू बीटा 1, वेटेज 2 का स्टॉक इंटू बीटा 2, तो टोटल पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मेरे पास केवल एचडीएफसी का स्टॉक है, यहां पे एग्जांपल दिया है इसलिए मैंने नाम ले रहा हूं मैं, एचडीएफसी का स्टॉक है, आपने होल्ड किया 550 शेयर। ठीक है, आपको लग रहा है कि बैंक का रिजल्ट खराब आ सकता है या स्टॉक गिर सकता है, तो आप क्या करेंगे, एचडीएफसी बैंक को शॉर्ट करेंगे।
तो एचडीएफसी का बैंक का बीटा 1 है, तो आपको एक लॉट 550 शेयर के लिए केवल एक लॉट यानी कि एचडीएफसी बैंक को आप शॉर्ट करेंगे तो आपकी पोजीशन हेज हो जाएगी, क्योंकि दोनों का बीटा हेजिंग रेशो 1:1 है। ठीक है, लेकिन आपके पास तो स्टॉक बहुत सारे हैं, 10 लार्ज कैप स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है। ठीक है, तो 1:1 में तो आप उसको हेज नहीं कर सकते। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपकी पोर्टफोलियो रिस्क को मिटिगेट या हेज करने के लिए क्या फॉर्मूला है। तो वीपी इंटू बीपी डिवाइडेड बाई वीआई। तो वीपी क्या होता है, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, और बीपी होता है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इंटू वैल्यू ऑफ इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये फॉर्मूला आएगा ही आएगा, या क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं, कंफ्यूज सर मत। इस ये कि हाँ हाँ, सर ये किस चीज का फॉर्मूला एक बार बताना, किसको करने का? पोर्टफोलियो रिस्क को बचाने के लिए है। आपको अपने पोर्टफोलियो को बचाना है सिस्टमेटिक रिस्क से। अभी हमने जो ऊपर देखा, सिस्टमेटिक रिस्क है, मार्केट रिस्क है, बीटा अपन ने देखा। तो बीटा की वैल्यू से अपन अपनी पोर्टफोलियो को कैसे हेज कर सकते हैं, इंडेक्स फ्यूचर का यूज करके। ठीक है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो इंडेक्स का वे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, फ्यूचर का इंडेक्स लेवल इनटू कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर, यानी कि निफ्टी की वैल्यू क्या है आज, उसका कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर कितना हुआ, तो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आई उसके इंडेक्स फ्यूचर की। ठीक है, तो यहां पे उसकी वैल्यू रखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितने, ठीक है, कितने आपको ये, अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो चैप्टर 5 में तो अपन इसको डिटेल में देखने वाले हैं, हेजिंग यूजिंग स्टॉक फ्यूचर्स। ठीक है, तो इसमें इसको केवल बेसिक समझिएगा कि बीटा का यूज होता है। ठीक है, बीटा से मार्केट रिस्क को मिटिगेट किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, फिर हेजिंग होती है। ठीक है, यहां क्लियर हुआ आपको, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कितने कॉन्ट्रैक्ट आपको जरूरत पड़ेगी इंडेक्स फ्यूचर की, कि आपका पोर्टफोलियो मार्केट रिस्क से हेज रहे। यस, इंपॉर्टेंट टर्म इन हेजिंग, हेज करते हैं लॉन्ग हेज। ठीक है, तो लॉन्ग हेज का क्या मतलब है कि अपन ने अपने पास, लॉन्ग हेज का मतलब है कि वी हैज आवर पोजीशन इन कैश मार्केट। ठीक है, तो अपने को ये लग रहा है कि अपन फ्यूचर में पैसे कलेक्ट अपने को मिलने वाले हैं जिसे हम सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अपने को अभी नहीं पता है कौन से स्टॉक्स में या कंपनी में इन्वेस्ट करना है। लेकिन अपने को ये पता है कि स्टॉक, ये जो मार्केट है वो आने वाले नियर फ्यूचर में बहुत ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर को बाय कर लेंगे। ठीक है, हमें अभी पैसे नहीं मिले हैं, हमें 1-2 महीने बाद मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जब हमें पैसे मिल जाएंगे, यानी कि न कैश अपने को मिलेगा, तो साइमल्टेनियसली अपन इंडेक्स के फ्यूचर जो लॉन्ग लिया था उसको अपन ने अनवाइंड करेंगे और इन्वेस्ट कर लेंगे कैश मार्केट में। ठीक है, तो जो लॉस होता है कि एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी एट हायर प्राइस, ठीक है, वो हमारा लो हो जाएगा, तो अपन इसको हेज कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आपको लगता है कि आप मार्केट में 2 महीने बाद पैसे लगाओगे, लेकिन आपको लग रहा है कि मार्केट अभी 2 महीने में बहुत ऊपर जाने वाला है, तो आपको पैसे तो नहीं मिले, लेकिन आप छोटी सी मार्जिन देकर आपने इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन बना ली। 2 महीने बाद मार्केट ऊपर गया, तो आपने उस लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर लिया, जो आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, वो आपके लिए एडवांटेज हो गया, और फिर आपने कैश मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लिया। ठीक है, ये लॉन्ग हेज होता है। शॉर्ट हेज का मतलब होता है कि आपको पैसा मिलने वाला है, आपको पैसे की जरूरत है 2 महीने बाद। ठीक है, लेकिन अभी आप उसे सेल नहीं करना चाहते हो अपनी पोर्टफोलियो को, आपको ये डर है कि 2 महीने में पोर्टफोलियो डाउन हो सकता है, गिर सकता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इंडेक्स फ्यूचर को शॉर्ट कर दोगे, तो जो भी लॉस होता है कैश मार्केट में वो कंपनसेट हो जाएगा प्रॉफिट ऑन फ्यूचर शॉर्ट पोजीशन। ठीक है,
अब देखिए क्रॉस हेज से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल है। क्रॉस हेज का क्या होता है? व्हेन अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन असेट्स इज नॉट अवेलेबल, ऐसे स्टॉक जिसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है लेकिन वो क्लोजली एसोसिएट है अंडरलाइंग असेट से, तो आप क्या करोगे, उनके फ्यूचर को आप बाय कर लोगे। तो इसे बोलते हैं कॉल, वो उसे कहते हैं क्रॉस हेज। इसमें किसका यूज होता है? जैसे आपको जेट फ्यूल के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल्स और हीटिंग ऑयल या गैसोलिन्स के अवेलेबल है जो क्लोजली एसोसिएट है हेजिंग के लिए, ठीक है? तो आप क्या करोगे, इनका यूज कर लोगे, तो वो होता है क्रॉस हेज। क्वेश्चन आता है यहां से क्रॉस हेज, आपको मान लो क्रूड जेट फ्यूल नहीं मिला तो आपने क्रूड ऑयल को ही, क्योंकि उससे नियरेस्ट रिलेटेड है तो आपने क्रूड क्रूड ऑयल को यूज कर लिया फॉर सर हेजिंग पर्पस। सर यस। मतलब कैसा, सर एक क्वेश्चन सर, मतलब किस तरह से सर, मतलब कि क्वेश्चन आएगा क्रॉस इसका? व्हाट इज क्रॉस, व्हाट इज क्रॉस हेज आएगा, सिंपल। व्हाट इज क्रॉस हेज? तो सर हमें मतलब ऑप्शन। हाँ, हाँ। अभी आप ना तो कोस सर जैसे हमें ऑप्शन दिए होंगे तो हमें। ऑप्शन, अभी आप ऑप्शन को मत देखिए, अभी आप समझिए कि क्रॉस हेज होता क्या है। आप अगर क्रॉस हेज को समझ जाएंगे तो ऑप्शन कुछ भी दे, आपका आंसर आपको पता रहेगा कि राइट आंसर क्या है। अभी आप फोकस एमसीक्यू में मत करिए, मैंने एमसीक्यू ऑलरेडी दे दिया है ग्रुप में। आप फोकस करिए कि आप अपने बेसिक को स्ट्रांग करिए, ठीक है? क्वेश्चंस पे फोकस मत करिए अभी। इसको जैसे मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है तो इसको और डिटेल में स्टडी करिए, ठीक है? लेकिन ऑप्शन क्या आएंगे ये मेरे को नहीं पता है उसमें। 4 ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको इस इतनी तैयारी करवा दूंगा कि आपको राइट आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शन तो कुछ भी आएंगे। व्हाट इज क्रॉस एज? हो सकता है कि जेट फ्यूल का ऑप्शन दे दे और क्रूड ऑयल का ऑप्शन दे दे कि भैया जेट जेट फ्यूल को अवेलेबल नहीं है तो किसे अपन यूज कर सकते हैं। तो इसे डिटेल में समझने की कोशिश करिए, ठीक है? बाकी मैं एमसीक्यू को भी आपको डिटेल में अगर लाइव क्लास लेके समझा दूंगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। अभी अगर आप फोकस बेसिक में नहीं करेंगे तो दिक्कत क्या होगी कि आपका माइंड केवल एमसीक्यू में ही लिमिटेड रहेगा, ठीक है? फिर हैज का कॉन्ट्रैक्ट मंथ क्या होता है? आपको जिस महीने पैसे की जरूरत थी, जैसे अपन ने यहाँ शॉर्ट और लॉन्ग हैज किया, तो मुझे मान लीजिए अभी मंथ चल रहा है सितंबर, मुझे पैसे मिलने वाले हैं अक्टूबर में, तो मैं अक्टूबर मंथ से अपनी लॉन्ग हेज को उस कॉन्ट्रैक्ट मंथ को यूज करूंगा, अगस्त मंथ का यूज नहीं करूंगा जिस मंथ मुझे पैसे मिलेंगे। शॉर्ट हेज में भी सेम है कि जिस महीने मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे अपने पोर्टफोलियो को सेल करना है, तो मैं उस मंथ की एक्सपायरी को यूज करूंगा, ठीक है? फिर ट्रेडिंग इन फ्यूचर मार्केट, मैंने आपको बताया कि डबल स्वॉर्ड होता है, लीवरेज होता है उसमें। आपको प्रॉफिट भी अनलिमिटेड होगा, लॉस भी अनलिमिटेड होगा, ठीक है? ट्रेडिंग कौन करते हैं? जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं। आज के डेट में रिटेलर्स कर रहे हैं वो अलग चीज है, जिनको फ्यूचर ऑप्शन का नहीं पता है, लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो करते हैं। तो ट्रेडर्स क्या करते हैं? आइदर नेकेड पोजीशन लेते हैं या स्प्रेड पोजीशन लेते हैं मार्केट में। तो ट्रेडिंग इन फ्यूचर, ये बॉक्स भी बना दिया मैंने, यहां से क्वेश्चंस आते हैं कुछ कुछ, ठीक है? तो नेकेड पोजीशन क्या होता है? या तो आपने बाय कर लिया या तो आपने शॉर्ट कर दिया, ठीक है? लॉन्ग और शॉर्ट इन एनी पोजीशन। स्प्रेड क्या होता है? आपने एक मंथ लॉन्ग किया है और एक को शॉर्ट किया है, ठीक है? या तो सेम मैच्योरिटी में, या ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट, या टू कॉन्ट्रैक्ट विद डिफरेंट मैच्योरिटीज, ठीक है? तो फॉर्मर, जैसे अपन बोल रहे हैं ना, टू कॉन्ट्रैक्ट विद डिफरेंट प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं इंटर कमोडिटी या इंटर प्रोडक्ट स्प्रेड। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसे देख लीजिएगा। लेकिन आज के डेट में जो फेमस है वो है कैलेंडर स्प्रेड या टाइम स्प्रेड या हॉरिजॉन्टल स्प्रेड, ठीक है? इंटर कमोडिटीज में अभी अलाउ नहीं है, ठीक है? इंटर कमोडिटीज केवल गोल्ड लाइक सिल्वर में अवेलेबल है या कमोडिटीज में अवेलेबल है, ठीक है? इक्विटीज में अवेलेबल नहीं है, वो केवल कैलेंडर स्प्रेड अवेलेबल है इक्विटी डेरिवेटिव में। लेकिन कमोडिटीज में
इंटर कमोडिटीज अवेलेबल है। ठीक है, अब देख लीजिए आर्बिट्राज किस टाइप के होते हैं। पहला होता है कैश एंड कैरी, सेकंड होता है रिवर्स कैश एंड कैरी। ये भी आता है, इसको भी मैं बॉक्स बना देता हूं। कैश एंड कैरी में क्या होता है कि आपने लॉन्ग पोजीशन कैश में ली और शॉर्ट पोजीशन फ्यूचर में ली, तो उसको कैश एंड कैरी बोलते हैं। रिवर्स कैश एंड कैरी में लॉन्ग पोजीशन आपने फ्यूचर में ली, शॉर्ट पोजीशन आपने कैश में ली, तो इसे रिवर्स कैश एंड कैरी बोलते हैं। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। ठीक है, इंटर एक्सचेंज आर्बिट्राज किसको बोलते हैं? टू पोजीशन ऑन द सेम कॉन्ट्रैक्ट इन डिफरेंट मार्केट, इसे इंटर एक्सचेंज आर्बिट्राज बोलते हैं। ठीक है, जैसे इंटर मार्केट आर्बिट्राज एक बार देख लीजिएगा कि द आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी अराइज बिकॉज ऑफ सम प्राइस डिफरेंस ऑफ सेम अंडरलाइन एट टू डिफरेंट एक्सचेंज। जैसे एक स्टॉक जेड है, वो ट्रेड हो रहा है 101 में एनएससी में और 100 में हो रहा है बीएससी में, तो ट्रेडर क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं बीएससी में एंड सेल कर सकते हैं एनएससी में। तो इसे इंटर मार्केट आर्बिट्राज बोलते हैं कि एक मार्केट में प्रोडक्ट सस्ते में अवेलेबल है, दूसरे मार्केट में कॉस्टली अवेलेबल है। तो 100 में अपन ने बाय किया और 101 में अपन ने दूसरे मार्केट में उसे सेल कर दिया, तो ये इंटर मार्केट आर्बिट्राज होता है। ठीक है, सर ये एनी होता है कि जनरली? कभी कभार, वो पता भी नहीं चलेगा अपने को।